हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 के विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, इसका भावार्थ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से अवगत करा दूं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के सभागार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दीनमान के संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 दिल्ली में हुआ। इनकी रचनाएं रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार हैं। साठोत्तरी युग हिंदी साहित्य में सन 1960 के बाद के युग को कहते हैं। 1960 के बाद के समय को कहते हैं। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाज़ार की बेलौंस भाषा में कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों वो उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत वो सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। भाषा शैली के विषय में कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ जो कविता है आपकी पुस्तक में, कैमरे में बंद अपाहिज, ये शीर्षक जो है उनकी कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि अब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है,
तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही इन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख। कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता को ध्यान से सुनिए। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस काव्यांश के माध्यम से रघुवीर सहाय ने इस कविता में मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे को दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं। दूरदर्शन मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको यानी कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। ये काव्य जो है, ये कविता जो है, मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है और काव्यांश में नाटकीयता है, साथ ही भाषा सहज व सरल है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब हम किसी बात को सीधे अर्थ में कहते हैं तो वो अभिधा होती है, और जब हम किसी और अर्थ को लक्ष्य करके कोई बात कहते हैं तो वो लक्षणा होती है, और जब हम किसी पर व्यंग करते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो व्यंजना शब्द शक्ति कही जाती है। तो यहाँ कविता में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। कविता का दूसरा भाग देखिए। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। सोचिए, बताइए, यानी कि थोड़ा सोच कर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे।
अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। इस तरह की बातें कहकर उसे अपने अपाहिजपन की कथा, व्यथापूर्ण कथा सुनाने को प्रेरित करेंगे, उकसाएंगे। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण करते हुए कहा है कि मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और उसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। यानी कि इस काव्यांश के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि लोग भी जब तक दर्द को देखते नहीं हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं, तो जनता की भी ये इच्छा होती है कि वो रोए और अपने दुख को अभिव्यक्त करे। और ये चीज़ मीडिया समझती है और इसको ज़रिया बना के वो अपना व्यापार और कारोबार करते हैं। इस काव्यांश में कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग है। काव्य रचना में नाटकीयता है और वही सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। यहाँ अनुप्रास व प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाते हैं। और आप और वह दोनों, कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। आप और वह दोनों, कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वह दर्शकों वो अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है, पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता का समावेश है। इसके साथ ही यह भावार्थ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है,
कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? कवि ने कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है। जैसा कैमरामैन के लिए कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा की कीमत, कैमरा डस 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 की कीमत है। दर्शकों के लिए हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति को वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई है। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। वह यह रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। तीसरा और अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? अथवा इस पर एक और प्रश्न बन सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है? पहले का उत्तर देंगे हम समर्थ शक्तिमान। पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। वहीं दूसरा, हम एक दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमज़ोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमज़ोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालन की इच्छा अनुसार करना होता है। कार्यक्रम संचालक की इच्छा के अनुसार सभी संकेतों को, इशारों को मानना होता है। चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? कार्यक्रम संचालक व निर्माता दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश मिलता है। पांचवा प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नज़रिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन वो कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके।
संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। इसके साथ ही यह पाठ जो है समाप्त होता है। इसमें अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद।